ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है 10 कदम दार ट्रेड में। और ये कार्यक्रम आप अनुज और मेरे साथ देखेंगे। आप सभी को इस दिन की शुभकामनाएं। और कल धनतेरस है, बाजार पर उसका रंग पूरा का पूरा चढ़ा हुआ है। फेस्टिवल्स का अगर आप देखें, रंग पूरा चढ़ा हुआ है। अनुज और मैं अगले आधे घंटे आपके साथ रहेंगे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नहीं सॉरी, मैं ये पूछा था कि धनतेरस पर जी अनुज, क्या 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 तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी करना क्या चाहिए धनतेरस पे। उन्होंने कहा जनाब, एक चांदी का कभी भी चीनी मिट्टी, कभी भी कांच, कभी भी लोहा, और कभी भी अगर आप देखें जो ये 3-4 चीजों से बचो, चमड़ों से बचो। चांदी का सिक्का और सोने का सिक्का धनतेरस पे सबसे शुभ है, यही खरीदो। चांदी का, सही कहा आपने। चांदी का सिक्का यही एक्चुअली हम करते आए हैं हर साल। और मतलब तो अपने गेस्ट से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या खरीद रहे हैं। वीरेन बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीलेश। आप दोनों को शुभकामनाएं इस दिन की। और बताइए इस सेशन को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं। बाजार वाकई बेहद शानदार अंदाज में ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी अब 40,673। बताइए विकास, आपके पहले दो कन्विक्शन कॉल करेंगे। मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, पहले तो दिवाली की सबको शुभकामनाएं। देखो, यहाँ पे इस दिवाली में हम लोग देख रहे हैं कि दिवाली तक मार्केट में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव लग रहा है। उसके बाद का पता नहीं, लेकिन दिवाली तक तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। हालांकि निफ्टी में हमने देखा है कि ऊपर में 17,750 17,770 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल सकता है। तो मैं भी दिवाली तक इस रेंज तक तो मार्केट लग रहा है। मेरा पहला रहेगा एसआरएफ में हमने देखा है कि आज इस हिसाब से 2590 के ऊपर की रेंज निकलते हुए देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है ऊपर में 2720 का टारगेट यहाँ पे एसआरएफ में आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में स्टॉप लॉस जो रहेगा 2540 का। और दूसरा रहेगा डीसीडब्ल्यू में हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट था 58 का, वो भी यहाँ पे देखने मिला। और जो ट्रेंड है इस स्टॉक का लास्ट ऑलमोस्ट 4-5 महीने से हम लोग देख रहा है कि अप ट्रेंड में है, एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऊपर में मुझे लगता है कि 66 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। 56 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। तो ये दो ट्वीट्स अगर देखिए विकास जी के हो गए। नीलेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपके दो कन्विक्शन कॉल इस वक्त के क्या रहेंगे, क्या एग्जैक्टली चेज करना चाहेंगे आप इस वक्त? नमस्कार वीरेन जी, नमस्कार अनुज जी, आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बैंक निफ्टी में फ्लेवर है और आईसीआईसीआई बैंक इससे दूर नहीं रह सकता। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर आने वाले हैं, तो उससे पहले मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर हम करंट लेवल पे देखें तो 897 के आसपास चल रहा है। ऊपरी स्तर ऊपर 910 920, ये दो इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रख के आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। 885 आज के दिन के लोवेस्ट लेवल है, उसी के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। जिस हिसाब से हमें एक्सिस बैंक में एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है, मेरा ये मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक में भी एक सिमिलर काइंड ऑफ मूव हमें अगले सप्ताह देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ दूसरा स्टॉक जो हमारे रडार पर आ रहा है वो है भारती एयरटेल। देखिए, भारती एयरटेल में कल के सेशन में हमने एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता हुआ देखने को मिला था। आज के सेशन में फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ से ये काउंटर अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 820 के आसपास है। तो करंट लेवल पे 795 के आसपास ये खरीद के चलने की सलाह होगी। 784 का स्टॉप लॉस होगा, 820 के टारगेट होंगे। चलिए कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं। ज़बरदस्त बिल्डअप इस समय आप दो स्टॉक्स में देख रहे हैं। एक तो मेट्रोपोलिस में करीब 13% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और कोफोज में भी अच्छा खासा बिल्डअप आप इस समय देख रहे हैं। दोनों के दोनों स्टॉक का ज़बरदस्त मूव दिखा रहे हैं। उसके अलावा थोड़ी सी बाइंग आ रही है पेज इंडस्ट्रीज़ में, ये भी एक स्टॉक है जहाँ पर आप इस समय अच्छा खासा मूव देख रहे हैं। काफ़ी इनफैक्ट मार्केट में आज अच्छी खासी बाइंग दिख रही है आपको। काफ़ी स्टॉक्स हैं जिसमें बाइंग दिख रही है। डिक्सन टेक अब इस समय हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया है, अपोलो हॉस्पिटल्स हाईएस्ट पॉइंट पर, और एक दो स्टॉक देख लेते हैं लो पॉइंट पर। बलरामपुर चीनी इस समय थोड़ा नीचे आता हुआ, और रिलायंस, एक बार रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। बहुत इंटरेस्टिंग मूव रिलायंस में। देखिए, रिलायंस है डेज लो, लेकिन फिर भी मार्केट पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है। रिलायंस देखिए नंबर से जस्ट पहले अब इस समय डे लो की ट्रेजेक्ट्री बना रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। अब चलते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं दिवाली से दिवाली तक की सीरीज़ में। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और आवाज़ पर पहली बार मेरी आपसे बात हो रही है, तो जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू अनुज, आप सबको भी हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली।
तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? धनतेरस पे नॉर्मली कुछ बाय करते हैं, नॉर्मली तो चांदी का सिक्का बाय करते हैं, खैर लेकिन स्टॉक मार्केट वालों के लिए तो स्टॉक्स ही चांदी के बराबर है, तो क्या क्या बाय कर रहे हैं आप इस धनतेरस पर? नहीं, जैसे आपने ठीक कहा, आई थिंक स्टॉक मार्केट ही नई चांदी हो गई है। आई थिंक जिस तरह का लिक्विडिटी एंगल है और जो इतने बड़े बेयर मार्केट से हम गुजरे हैं एक साल में, और उसके बाद भी अगर एसआईपी फिगर 13,000 करोड़ है, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए। क्योंकि एक साल पहले जब हम 18,000 के आसपास थे तो लोगों का ये कहना था कि एक करेक्शन जब आएगा तो ये एसआईपी नंबर्स चले जाएंगे। बट आई थिंक इसने इंडिया को प्रीटी मच बचा के रखा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स एक इतने खराब स्पेस में थी और उसके बावजूद आई थिंक हम एक कंसोलिडेशन रेंज में रहे। सो 2020 और 2021 को जो इतनी बड़ी रैली आई थी, आई थिंक कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट ओवरडन था। सो एक बड़ा कंसोलिडेशन जरूरत था। सो पिछले दिवाली से इस दिवाली हुआ क्या है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में थी और उसने पूरे जो 2 साल का तेजी है उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि अब आई थिंक एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया है मार्केट को यहाँ से वापस चलने के लिए। सारे जो नेगेटिव्स है वो डिस्काउंटेड हो चुके हैं। इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, नो डाउट अबाउट इट। और जिस तरह की प्राइस एक्शन रही है पिछले एक महीना में, मुझे लग रहा है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। सो हम 17,500 देख रहे थे और लास्ट एक हफ्ते में जिस तरह से ये नंबर क्रॉस हुआ है और जिस तरह से इंडिया विक्स गिरा है, मुझे लग रहा है कि अब 18,000 18,100 वापस बहुत वेरी सून आ सकता है। बट अगर आप दिवाली से अगली दिवाली की बात करें तो हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो है 20,400, और मुझे लग रहा है कि अगले दिवाली तक हम उस लेवल तक चले जाएंगे। ओके, देखिए 40,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में और 200 पॉइंट ऐड कर लिया, अब 40,700 बैंक निफ्टी। 1.5% का मूव इस समय निफ्टी बैंक में आता हुआ, क्या ज़बरदस्त मूव है। और खुलने के बाद भी अगर आपने लिया, कल तो जिसने लिया उसकी तो चांदी है, लेकिन खुलने के बाद भी अगर आपने लिया तो अच्छा मूव मिल रहा है। ये तो मैसिव। गौतम, ये तो एक ट्रेडर्स डिलाइट है ये इंडेक्स, और क्या ज़बरदस्त मूव आ रहे हैं, इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? देखिए, जब भी बैंक निफ्टी अच्छा करता है मार्केट का एक टेक्सचर ही अलग हो जाता है। हमने ये बिल्कुल सालों में देखा, और पिछले 2 महीने में आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। उसके कारण ये निफ्टी में ये करेक्शन आई और ये कंसोलिडेशन हुआ, क्योंकि मार्केट में लीडरशिप नहीं था। और अब क्या हो रहा है कि वापस बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ले लिया है, और जिस तरह से ये 40,500 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये वापस लाइफ टाइम हाई पे चला जाएगा धीरे धीरे। सो हमारा वर्किंग टारगेट है 42,000 टू 42,500। उसके ऊपर भी जा सकता है, बट एक स्टॉप ओवर पॉइंट है जहां पर हम रिव्यू करेंगे। सो बैंक्स में लीडरशिप वापस आ चुकी है, और जो आईटी इंडेक्स जिस तरह से पिछले 2-3 हफ्तों से स्टेडी था, मुझे लग रहा है कि वहां पर भी 28,500 के ऊपर ब्रेकआउट आने ही वाला है। और मिड कैप आईटी के जिस तरह से रिजल्ट्स आए थे, चाहे वो कोफोर्ज हो या परसिस्टेंट हो, आई थिंक दिस इज अ बिग बिग ट्रिगर और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो इस दिवाली से अगले दिवाली को अगर आपको कोई बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड चाहिए तो उसमें आईटी में जाइए, और पर्टिकुलरली मिड कैप आईटी में जाइए। आई थिंक वहां अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। ओके, तो आपने अगर आप देखें, मैं इनफैक्ट गौतम जी आप यकीन मानिए निफ्टी आईटी पे आने ही वाला था, लेकिन अब मैं दोबारा पूछूंगा तो शायद ये रिपीट हो जाएगा, मैं इसे स्किप करता हूं। अभी आपने 42,500 ऑन बैंक निफ्टी की बात कही गौतम। इस बार और पिछले बार के स्विंग में अंतर यह है कि इस बार सुपर कमांडिंग पोजीशंस में विद स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आपका पीएसयू बैंक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लुक एट कैनरा बैंक, लुक एट बीओबी, लुक एट एसबीआई। पीएसयू बैंक्स को आप कैसे देख रहे हैं? आप नॉट, मैं इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, इन आइसोलेशन पीएसयू बैंक्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त चार्ट के लिए? वीरेंद्र जी, पिछले 6-8 महीने से हमारा ये मानना रहा है कि पीएसयू जो थीम है ऑन एन ओवरऑल बेसिस, ये एक डार्क हॉर्स थीम है, क्योंकि ये अंडर ओन्ड है। पिछले 10 साल से अगर आप देखें तो इसमें कोई पॉजिटिव एक्शन कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं रही है। और ये जिस तरह का एक्शन रहा है पिछले 6 महीनों में, आई थिंक देयर इज अ बिग स्ट्रक्चरल चेंज दैट हैज हैपेंड एंड द स्टॉक मार्केट्स आर रियलाइजिंग दैट। So I think this is a very big opportunity in PSU banking और PSU space as a whole। जैसे आपने करेक्टली कहा, आई थिंक एसबीआई, कैनरा बैंक और बीओबी हमें अच्छा लगता है, और यहाँ से ये 20 से 30% की रिटर्न आराम से दे सकते हैं। एसबीआई तो एक पोस्टर बॉय रिटर्न यहाँ से दे सकता है, और बाकी के पीएसयू को भी अगर आप देखें तो आई थिंक इंडेक्स में भी यहाँ से 20 से 25% की तेजी है। तो बाकी के पीएसयू स्टॉक्स में अगर मुझे एक स्टॉक पिक करना हो तो वो कोल इंडिया है। मैं हर चैनल पे जब भी आता हूँ, आपके चैनल पे जब भी मैं आया 3-4 महीनों में, मैंने हमेशा इसके बारे में कहा। तो ये सब स्टॉक्स में ध्यान दीजिए। ये सब क्या अंडर ओन्ड है, डिविडेंड यील्ड है, सेफ्टी है, अर्निंग्स है, टेलविंड्स है, सारे फैक्टर्स आपके फेवर में है। और ये दोनों सेक्टर्स को छोड़ के अगर दो सेक्टर्स जो हमें अच्छा लगता है वो है रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स अगर आपको प्ले करना है तो एलएनटी के थ्रू प्ले कीजिए,
रियल एस्टेट आपको प्ले करना है तो डीएलएफ के थ्रू प्ले कीजिए। सो मैंने आपको अभी 5-7 नाम दे दिए हैं जिसके थ्रू अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपका अच्छा रिटर्न बनना चाहिए। ओके गौतम जी, आपने जब कहा कि मैं रियल एस्टेट को प्ले करना चाहता हूं और रियल एस्टेट को आप डीएलएफ के थ्रू प्ले करिए, हमारे इसी मंच पे जो और विशेषज्ञ भी आए और आज ही नहीं, इनफैक्ट CY20 के बाद पोस्ट कोविड उन्होंने एक थीम को और खेला, होम इंप्रूवमेंट। लुक एट सेंचुरी प्लाई, पिछले 3 साल में क्या पैसा बना के दिया। हम पॉलीकैब को देख रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, स्टॉक ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी। ये सेगमेंट, इसमें कोई स्टॉक आपके जहन में आता है व्हेन यू से रियल एस्टेट? आप सीधे अगर आप देखिए रियल एस्टेट कंपनी पिक कर रहे हैं, बट ये होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट पे कोई स्टॉक आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस वक्त? हाँ देखिए, एनीथिंग टू डू विद रियल एस्टेट प्रॉक्सी आई थिंक अच्छा करेगा और ये ट्रेंड पिछले 6-8 महीनों से जारी है। यहाँ भी चलेंगे बट काफी स्टॉक्स जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग ही रह गए, उसमें कोई रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड नहीं है। बट अगर मैं एक स्टॉक पिक करना चाहूंगा जो रियल एस्टेट प्रॉक्सी है तो वो है कजारिया सिरेमिक्स। आई थिंक हमने पिछले 2-3 महीनों में एक बार इसको कवर भी किया था और सॉलिड कंपनी है, ग्रेट ब्रांड, चार्ट्स गजब के हैं इसके। अगर आप लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देखें तो अगेन अगर आपका 1 साल का व्यू है तो कजारिया सिरेमिक्स और पॉलीकैब ऑब्वियसली आई थिंक आर ग्रेट स्टोरीज टू प्ले फॉर। ओके, ठीक है। कजारिया सिरेमिक्स और पॉलीकैब मार्केट में तेज़ी बढ़ती जा रही है, 17,645। और बैंक निफ्टी में आज वो ट्रेंड है, आज लग रहा है कि बैंक निफ्टी इनफैक्ट आज मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 1000 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में दिख जाए तो। 650 पॉइंट ऊपर है अब, और अब करीब करीब, क्योंकि उसके 2-3 रीज़न है। कल जिस तरीके से मार्केट में एक डिक्लाइन आया था और कल एक्सपायरी रिलेटेड फॉल था मार्केट में, उसके बाद नॉर्मली फ्राइडे को अगर मार्केट प्रीवियस डेज हाई निकाले तो मैसिव मूव आता है इसमें। तो तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी आज एक 4 डिजिट मूव लगाने के लिए, तो ज़बरदस्त मूव इसमें इस समय आता हुआ। अच्छा गौतम जी, एक और सेक्टर जहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे मूव देखे, वो पूरी की पूरी डोमेस्टिक थीम से रिलेटेड है, वो है सीमेंट। और इनफैक्ट सीमेंट के साथ साथ मैं ऑटोज़ भी जोड़ना चाहूँगा इसमें। ये दोनों के दोनों प्योर डोमेस्टिक प्लेज हैं। इनमें आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? देखिए, सीमेंट और ऑटो में हमने डाइवर्जेंट मूव्स देखा, तो कुछ स्टॉक्स है जो अच्छे कर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स है जो कुछ कर ही रहे नहीं है। आई थिंक अगर आप ऑटोज में देखें, M&M को आप टाटा मोटर्स से कंपेयर कीजिए, आई थिंक कंप्लीटली डाइवर्जेंट मूव्स। और हमें अभी भी M&M और मारुति अच्छा लगता है और लगता है कि यहाँ से उसमें भी 20 से 30% की तेजी आ सकती है। तो ऑटो इंडेक्स आई थिंक अभी भी स्टेडी है चार्ट्स पे। और सीमेंट में देखें तो आई वुड स्टिल गो विद अंबुजा एंड ACC। आई थिंक इसमें जो चेंज हुई है पिछले 2-3 महीनों में, उसके बाद चार्ट्स ही अलग लग रहा है। आई थिंक वो हमें क्लियर विजिबिलिटी है। तो अंबुजा ACC अगर आपको 1 साल के बेसिस पे अगर आपको लेना है तो आई थिंक वो पूरा सीमेंट इंडेक्स को और हो सकता है निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर दे। बाकी के स्टॉक्स भी अच्छे हैं, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, बट देन उतना गजब का चार्ट नहीं है जो ACC और अंबुजा का है। तो यहाँ पर कमिटमेंट बनाइए, अगर बाजार चलेगा तो ये दोनों स्टॉक अच्छा करेंगे। ओके, ठीक है। ACC और ज़बरदस्त मूव इस समय आता हुआ इसमें। फार्मा में कुछ लग रहा है आपको गौतम, क्योंकि फार्मा ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ऑफ लेट सिप्ला को छोड़ दें अगर, तो सिप्ला का एक अलग चार्ट रहा है। ऑफ लेट थोड़ा सा मूव आना शुरू हुआ है फार्मा में भी। कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर? हाँ जी, फार्मा पिछले 15 महीनों से एक बेयर मार्केट में रही है, बट ये जो लास्ट 2-3 महीने का जो मूव रहा है, मुझे लग रहा है कि दिस इज बेसिंग और एक फाउंडेशन बन रहा है तेजी का। कोई इमीडिएट क्लियर ट्रिगर्स नहीं है, बट गिने चुने स्टॉक्स है जो सेटअप अच्छे कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रैन्यूल्स को लीजिए, सन फार्मा को लीजिए, FDC को लीजिए, सिप्ला तो है ही है। तो ये जो 4-5 स्टॉक है, आई थिंक यहाँ पर अच्छी तेजी के इंडिकेशंस ऑलरेडी चार्ट्स पे आ चुके हैं। और बाकी के जो अंडर परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो ग्लेनमार्क हो, एलेम्बिक हो, एल्केम हो, ये सब में अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन फार्मा। बट ओवरऑल बेसिस पर अगर आप इंडेक्स चार्ट को देखें तो लगता है कि वर्स्ट इज ओवर और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है, क्योंकि 5 से 7% का इंडेक्स का गिरने का पोटेंशियल है और अपसाइड पोटेंशियल 15 से 20% का। तो मैंने जो 4-5 नाम लिए उसमें फंडामेंटल टेक्निकल्स के दोनों ट्रिगर्स है, उसमें कमिटमेंट बनाई है। ये फार्मा का जिक्र हो गया। अच्छा गौतम जी, बात है एक ऐसा स्पेस जो कि अभी भी हाई ट्रेजेक्ट्री में टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ से भी किसी बड़े मूव की तैयारी हो रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल्स। लुक एट SRF, लुक एट टाटा केमिकल्स। ये अभी भी हाई ट्रेजेक्ट्री में काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन। अभी केमिकल बास्केट में आप लोग क्या चेज कर रहे हैं या फिर क्या चेज करने की राय देंगे? देखिए, केमिकल बास्केट थोड़ा सा ग्लोबली लिंक्ड है।
और जिस तरह की अभी हम दुनिया में लिव कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलना डिफिकल्ट है कि अगले 6 महीना से 12 महीने में दुनिया का क्या हाल होगा, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है दुनिया में। सो एनीथिंग दैट इज सो लिंक्ड टू ग्लोबल मार्केट्स, आई थिंक हमें थोड़ा सा उससे दूर रहना चाहिए। यस, इसकी कई बार एडवांटेजेस भी होती है, बट अगर हम चार्ट्स को देखें तो लग रहा है कि केमिकल्स में जो 2 साल की तेजी आई है वो मोर लेस डन है। तो यहाँ से कोई बड़ी तेजी नहीं लगती है, स्टॉक्स रेंज में रहेंगे, दे विल कीप रिविजिटिंग देयर लाइफ टाइम हाइज, बट कोई मेगा मूव यहाँ से नहीं लगता है। बट अगर एक और सेक्टर है जो हमें अच्छा लगता है वो है अनलॉक ट्रेड। हम पिछले 6 महीने से इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो होटल्स हो, क्यूएसआर्स हो, ट्रैवल कंपनीज हो। आई थिंक ये मेरे हिसाब से एक ऐसा सेक्टर है जो अगले 1 साल में अच्छा रिटर्न दे सकता है। पिछले दिवाली हमारा दिवाली पिक था इंडियन होटल्स, और मुझे लगता है कि इस दिवाली से अगले दिवाली भी अगर आप इंडियन होटल्स लेंगे तो हो सकता है कि आपको 30 से 50% की रिटर्न मिल जाए। सो होटल्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और क्यूएसआर स्पेस में देवयानी और सफायर हमें काफी अच्छा लगता है। आई थिंक सॉलिड ब्रांड्स है, हम सब उसको जानते हैं, समझते हैं, उसको यूज करते हैं, और चार्ट्स दोनों के अच्छे हैं। तो आई थिंक अगले 1 साल में अनलॉक थीम और जो मैंने ब्रॉडर थीम बताया है इसमें आप आप निवेश कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल आपकी स्क्रीन पे, और साथ ही साथ अगर आप देखें इंडियन होटल्स, तो वाकई इंडियन होटल्स का तो ड्रीम रन रहा है, इसमें कोई राय नहीं है। अच्छा, एक स्पेस और अभी गौतम जी, बैंक्स में बहुत आपका एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, कमांडिंग पोजीशन में आप बैंक्स को देख रहे हैं। व्हाट अबाउट एनबीएफसीज, B2, हमारे पास कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज भी हैं, HFCs भी, HDFC, यहाँ पर आप लोग क्या एग्जैक्टली चेस कर रहे हैं या फिर चेस करने की राय देंगे? NBFCs आर हाई बीटा एंड दे आर टू वॉलेटाइल। मार्केट में कुछ भी करेक्शन आती है सबसे पहले NBFCs गिरते हैं। सो NBFC से दूर रहना चाहिए। आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स है, दे आर फार बेटर। अगर आप ICICI, SBI, फेडरल, कोटक और इवन एन HDFC बैंक एट दीज प्राइसेस, आई थिंक दे आर फार सेफर at these levels to invest into. So NBFCs, मेरे हिसाब से ज्यादा वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। सो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट या अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट इस लेवल्स पे नहीं करनी चाहिए। गौतम, तो एक जाते जाते कोई एक रॉकेट स्टॉक बताते चाहिए दिवाली के लिए, जो आपका सबसे फेवरेट है इस समय। देखिए, ऐसे तो 2 स्टॉक में नाम लेना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं अगले 3 से 6 महीनों में। एक तो है रैडिको खैतान। आई थिंक इतनी बड़ी मिड कैप में करेक्शन आई, बट उसके बाद भी रैडिको जैसा स्टॉक है जो एकदम खड़ा रहा और कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से बड़ी तेजी मिलनी चाहिए। और सेकेंडली ग्रेविटा, तो ये भी एक मिड कैप कंपनी है, इसमें काफी बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है, और फंडामेंटल्स और चार्ट्स दोनों अच्छे हैं। तो रैडिको और ग्रेविटा आई थिंक एज अ पोजिशनल 3 to 6 मंथ बेट मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर सकते हैं। रैडिको खैतान आपकी स्क्रीन पे 1054 पे ट्रेड करता हुआ, यस, आपकी स्क्रीन पर 1053 और ग्रेविटा क्रिकेट 378 पे। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए इस दीपावली के पर्व पर, धनतेरस के पर्व पर, और एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को, आपके क्लाइंट बेस को और साथ ही साथ आपके परिवार को शुभकामनाएं। आपकी स्क्रीन पर इंडेक्सेस करीब 17,648, निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब 40,776 के स्तर पे। अनुज, आप, मुझे पता है कैनरा बैंक की मैनेजमेंट वेट कर रही है, आप उस पर जाएं। उससे पहले मैं, गौतम ने रैडिको खैतान का जिक्र किया तो थोड़ा सा एक इस समय रैडिको खैतान के कुछ ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। उनमें एक है जैसलमेर जिन। वो इस समय अगर आप जिन का शौक रखते हैं तो मेरे ख्याल से इंडिया में इतनी अच्छी जिन आई नहीं है। ये मैं मतलब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा, मतलब एक प्रोडक्ट काफ़ी फाइन, और एक इनकी विस्की जो इस समय ब्लू लेवल को टक्कर दे रही है प्राइस में भी और उसमें फेनेस में भी, वो है रामपुर। तो काफ़ी स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया, क्योंकि ये जो इनकी इमेज थी, इसको इन्होंने पूरा मेकओवर किया है, वो पूरा एक प्रीमियमाइजेशन में आ गए हैं। इसके लिए आपने स्टॉक में ये रेटिंग देखी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई मीन देखिए, जोक्स अपार्ट, लेकिन अनुज ने बात बिल्कुल सही कही। आई मीन इनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, इतना रिच है, इतने प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ये पूछिए मत। वाकई ये बात तथ्य है अनुज ने, अगर आप देखें यहाँ पे सही कही। हाँ, मैं जैसलमेर जिनके पिक्चर दिख रहा था अनुज, वाकई इंप्रेसिव है, वाकई इंप्रेसिव। रैडिको खैतान आपकी स्क्रीन पे 1056 पे आके ट्रेड करता हुआ। अब कुछ देर में हम कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से बात करेंगे। याद रखिएगा, कैनरा बैंक 3.5% ऊपर है, और कैनरा बैंक जो है इस वक्त एग्जैक्टली जून 2019 के बाद, पहले इसे एक चेक लेते हैं फिर मैनेजमेंट के पास चलेंगे। एक बार जरा प्लीज प्राइस स्क्रीन पे लेके आइएगा।
विकास, नई ट्रेजेक्ट्री क्या देख रहे हैं आप कैनरा बैंक में? ऑलरेडी इंट्राडे में 4% ऊपर है, पिछले 4 दिन में 4% का स्विंग आ चुका है, बट CY19 से जो पूरी रेंज आ रही थी उसको बाइसेक्ट कर चुका है स्टॉक। इस पर प्राइस आउटलुक क्या है आपका? देखो वीरेंद्र जी, इसमें अगर देखो तो 256 57 पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा था। उसके बाद जो एक्सटेंशन ड्रॉ हुआ है, ऊपर की जो नई रेंज उसमें देखने मिल रही है और 290 के आसपास की बन चुकी है। तो मुझे लगता है नीचे में यहाँ पे 254 के आसपास सपोर्ट बन चुका है, तो उस सपोर्ट्स पे इसमें बने रह सकते हैं। ऊपर में जो प्राइस बैंड नया देखने मिल रहा है वो 290 के आसपास का। अगर इसका वीकली चार्ट पे भी देखो तो एक पॉजिटिव यहाँ पे एक डाइवर्जन देखने मिल चुका था इसके पहले, और वहां से एक मोमेंटम देखने मिला है। पूरे वीक का जो मोमेंटम है ये कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, तो 290 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। ओके, कैनरा बैंक को देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पर कैनरा बैंक और उसकी प्राइस परफॉर्मेंस इसलिए रखा था क्योंकि नंबर्स बेहद शानदार थे। आपकी स्क्रीन पे नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 18.5% का इजाफा, पैट लगभग 90% बढ़ा, और आपकी स्क्रीन पे करीब 2525 करोड़ रुपए। श्री देबाशीष मुखर्जी साहब ईडी कैनरा बैंक के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुखर्जी सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, और धनतेरस की, दीपावली की, छोटी दीपावली की सभी की शुभकामनाएं आपको। और ये क्वार्टर आपके लिए बहुत इंप्रेसिव है सर, यकीन मानिए। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी बात कर रहे थे हम, तो अच्छे नंबर्स थे, लेकिन वाकई बेहद शानदार नंबर्स, और स्ट्रीट काफी, अगर आप देखें, हर्षित है आपके नंबर से। पहले बताइए सर, क्वार्टर आपके लिए कैसा रहा? डिसबर्समेंट्स किस एरिया में काफी स्ट्रेंथ थी, और सबसे बड़ी बात थी कि एसेट्स क्वालिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट था। अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आपका एसेट्स फ्रंट पे, एसेट्स इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट फ्रंट पे क्या व्यू है? देखिए, पहली बार तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार हमारा जो ग्रोथ है डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों में अच्छा हुआ इस क्वार्टर में। एडवांसेस में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ, डिपॉजिट्स में भी 9.82%। रैम में हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, कॉरपोरेट में भी अच्छा ग्रोथ हुआ। तो ये सब कुछ मिला करके बिजनेस ग्रोथ इस बार बहुत अच्छा रहा। प्रॉफिटेबिलिटी में जो ग्रोथ रहा वो भी बहुत अच्छी रही, और इस बार हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है, दोनों में आप देखते हैं कि YOY ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 23% और नेट प्रॉफिट में 89% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये है कि ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही बहुत अच्छा हुआ इस क्वार्टर में। एसेट क्वालिटी की जो बात है उसमें भी हम लोगों ने अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। हमारा ग्रॉस NPA लगातार घट रहा है, आप अगर फॉलो कर रहे हैं हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, तो अभी 6.37 ग्रॉस NPA है। नेट NPA 2.19 है, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये अपना ऑन अ क्वार्टर बेसिस इसको भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, और 85.36 है। तो ये ट्रेजेक्टरी ऑफ बिजनेस, ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ एसेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इसको हम बरकरार रखेंगे, और आगे भी Q3 एंड Q4 के लिए इसको हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई बेसिक नंबर्स की। मुखर्जी जी गुड मॉर्निंग। एक जो सवाल उठकर आ रहा है, क्योंकि आपकी सब्सिडरी, लिस्टेड सब्सिडरी है कैन फिन होम्स, उसके क्या प्लान्स हैं? अब एक तो मैनेजमेंट चेंज कब तक हो पाएगा, और उसमें क्या आप आगे जाके स्टेक बेचेंगे? देखिए, कैन फिन होम्स में जो हमारे एग्जिस्टिंग MD एंड CEO थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने ऑलरेडी कार्रवाई चालू कर दी है, और बहुत जल्दी मे बी 1-2 महीने के टाइम होराइजन में नया MD एंड CEO आ जाएंगे मार्केट से। स्टेक सेल की जहां बात है, वहां पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैनरा बैंक की स्थिति, आप CRAR देख लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, कैपिटल देख लीजिए, ये ऐसा कोई अभी स्थिति नहीं है कि जिसमें हमको बहुत जरूरी है कि स्टेक सेल करें हम। और दूसरी बात यह है कि कैन फिन होम्स भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसा कुछ अभी हमारे प्लान में नहीं है कि बहुत जल्दी हम इस पे कुछ स्टेक सेल के बारे में सोचेंगे। भी स्टेक सेल के बारे में नहीं सोचेंगे? ये सॉरी, मैं मिस करके, आप कह रहे हैं अगले 3 महीने में नया MD CEO मिल जाना चाहिए कैन फिन होम्स को?
महीने के अंदर। सॉरी, वो आवाज़ क्रैक हुई थी। आप ये मान के चले मैक्सिमम 2 महीने के अंदर हम अपने तरफ से सिलेक्शन कर लेंगे, और बाकी ज्वाइनिंग टाइम वगैरह थोड़ा टाइम लगता है। बट इस बीच में हमारे जो उधर डीएमडी हैं वो कार्यभार संभालेंगे एमडी का, तो कोई सक्सेशन प्लानिंग हमारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कंपनी के परफॉर्मेंस पे इन द इंटरिम पीरियड। ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी मन बना लिया है कि एक नाम ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है, ये सच है क्या फिर? नो, ऐसा कोई नहीं है। अभी तो कार्रवाई चालू हुई है, अभी सिलेक्शन कमेटी में कुछ नाम आए हैं और नाम आने बाकी है, तो अभी तो चालू हुआ है प्रोसेस। तो अभी कोई नाम या किसी को हमने अभी जीरो इन नहीं किया, और वैसे हम करते भी नहीं है। वी ऑलवेज गो फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। कैनफिन होम्स के बुक्स में कोई दिक्कत नहीं है जो मार्केट को एक हल्का सा डर लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं है? ये प्योरली पर्सनल डिसीजन था कॉस्की जी का छोड़ने का? जी, बिल्कुल ये उनका पर्सनल डिसीजन था। चलिए एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे फिर। ये जो आपके मार्जिन्स हैं, ये यहाँ से किस ट्रेजेक्टरी में आप जाते हुए देखते हैं यहाँ से? जैसे हमने अपना गाइडेंस में कहा है कि हमारा जो निम है वो 2.9 के आसपास हम रखने का कोशिश करेंगे, और अभी तक हम उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। इस बार हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज 2.86 और हाफ ईयर का 2.83 है क्यूमुलेटिव। तो जो हमारा गाइडेंस है वो 2.9 के आसपास हम निम को मेंटेन करेंगे। चलिए मुखर्जी जी, शुक्रिया, आपका समय निकाला आपने हमारे लिए और सारे सवालों के जवाब भी दिए, और कैनफिन होम्स पर जो मार्केट की चिंता थी थोड़ी सी उसको भी दूर किया। और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। ये थी मैनेजमेंट कैनरा बैंक की, और मार्केट का एक बार हाल देख लेते हैं। हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से, लेकिन बहुत हल्का सा। निफ्टी अभी भी 17,628 और बैंक निफ्टी अभी भी करीब 600 पॉइंट ऊपर 40,700 की ट्रेजेक्ट्री में। इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज नीरज की जगह सुमित आए हैं। सुमित, आज आप करेंगे शो? आज मेरे साथ सवालों के जवाब दिलवाए जाएंगे, गामा सर मौजूद होंगे। लेकिन मार्केट्स में क्या ज़बरदस्त मोमेंटम है। 1700 शेयर तेजी में, 900 शेयरों में गिरावट, हर एक शेयर गिरने वाले पे 2 शेयरों में तेजी। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में बाइंग दिखाई पड़ रही है, और फ्रंटलाइन इंडेक्स में स्लाइटली गिरावट जरूर है हायर लेवल से, लेकिन फिर भी 20 अंकों के आसपास की गिरावट, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। इंडेक्स अभी भी तेजी के साथ ही कामकाज कर रहा है। तो तेजी आपको दिखाई पड़ेगी फ्रंटलाइन इंडेक्स में, तेजी आपको दिखाई पड़ेगी निफ्टी बैंक में, जो कि आज जोरदार तेजी में। इनफैक्ट एक्सिस बैंक 5.5% नंबर्स के बाद ऊपर, और निफ्टी बैंक 1.5% की तेजी के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक 2% ऊपर कामकाज करता हुआ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स में उतनी तेजी नहीं है, थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर है, लेकिन अभी भी करीब 61 अंक ऊपर है। फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। बातचीत करेंगे हम प्रकाश गाबा से, आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे नंबर्स पे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।